चैप्टर 30 शिक्षा का विकास। अन्य क्षेत्रों की भांति भारत में शिक्षा नीतियों को भी धीरे धीरे औपनिवेशिक शासकों के विचारों और हितों के अनुरूप ढाला गया था। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा की किसी भी प्रणाली को बढ़ावा देने में रुचि नहीं दिखाई थी। प्रशासक भारतीय भाषाओं को सीखने के इच्छुक थे ताकि वे स्थानीय लोगों के साथ संवाद स्थापित कर सकें। जैसे जैसे क्षेत्रीय विस्तार हुआ, कंपनी की जरूरतें बदलती गईं और उन्हीं के अनुसार नीतियां भी परिवर्तित की गईं। इंग्लैंड में आई औद्योगिक क्रांति जब ब्रिटेन भारत को वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता के बजाय एक उपभोक्ता के रूप में बदलना चाहता था, के साथ अंग्रेजों को लगा कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के एक ऐसे वर्ग को उत्पन्न कर सकती है जो इंग्लैंड में निर्मित सामान के लिए सब भारतीयों की पसंद को विकसित करेगा। सत्तारूढ़ वर्गों को एक वर्ग ने एक यह महसूस किया कि अंग्रेजी शिक्षा शासकों और प्रजा के बीच एक संबंध स्थापित करेगी और इस प्रकार ब्रिटिश राज में स्थिरता आएगी। ईसाई मिशनरियों का अपना एक एजेंडा था। अंग्रेजों ने भी महसूस किया था कि देसी संस्कृत की तुलना में पाश्चात्य संस्कृत उत्कृष्ट थी और वे चाहते थे कि कम से कम कुछ भारतीय उसे आत्मसात कर लें। इस प्रकार भारत में शैक्षिक विकास का मार्ग औपनिवेशिक शासकों के प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के मिश्रण द्वारा निर्देशित था। कंपनी शासन के अंतर्गत प्रारंभिक 60 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशुद्ध व्यापारिक कंपनी थी। उसका उद्देश्य केवल व्यापार करके आर्थिक अधिक से अधिक लाभ कमाना था तथा देश में शिक्षा को प्रोत्साहित करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। इन वर्षों में शिक्षा के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु जो भी प्रयास किए गए वे व्यक्तिगत स्तर पर ही किए गए थे। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इसका उद्देश्य मुस्लिम कानूनों तथा इससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा देना था। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज में अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा भी दी जाती थी। 1802 में यह कॉलेज बंद कर दिया गया। कलकत्ता मदरसा एवं संस्कृत कॉलेज में शिक्षा पद्धति का ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया था कि कंपनी को ऐसे शिक्षित भारतीय नियमित तौर पर उपलब्ध कराए जा सके जो शास्त्रीय और स्थानीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता हों तथा कंपनी के कानूनी प्रशासन में उसे मदद कर सके। न्याय विभाग में अरबी, फारसी और संस्कृत के ज्ञाताओं की आवश्यकता थी ताकि वे लोक न्यायालयों में अंग्रेज न्यायाधीशों के साथ परामर्शदाता के रूप में बैठ सके तथा मुस्लिम एवं हिंदू कानूनों की व्याख्या कर सके। भारतीय रियासतों के साथ पत्र व्यवहार के लिए भी कंपनी को इन भाषाओं के विद्वानों की आवश्यकता थी। इसी समय प्रबुद्ध भारतीयों तथा मिशनरियों ने सरकार पर आधुनिक धर्मनिरपेक्ष एवं पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए दबाव डालना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि प्रगतिशील भारतीयों एवं मिशनरीज ने सोचा कि पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से ही देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दुर्बलता को दूर किया जा सकता है। पश्चिमी धर्म प्रचारकों ने निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार से भारतीयों की उनके परंपरागत धर्म में आस्था समाप्त हो जाएगी तथा वे ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे। श्री रामपुर के मिशनरी इस क्षेत्र में बहुत उत्साही थे। 1813 के चार्टर एक्ट से प्रशंसनीय शुरुआत। इस चार्टर एक्ट में भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रारंभ एवं उन्नत करने जैसे उद्देश्यों को रखा गया था। इस उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, किंतु इस राशि को व्यय करने के प्रश्न पर विवाद हो जाने के कारण 1823 तक यह राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। इस बीच कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने व्यक्तिगत स्तर पर अपने प्रयास जारी रखे तथा शिक्षा के विकास एवं शिक्षा संस्थानों की स्थापना के लिए भारी अनुदान दिए। इनमें राजा राममोहन राय का नाम अग्रगण्य है। उन्होंने 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए भारी अनुदान दिया। शिक्षित बंगालियों द्वारा स्थापित इस कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती थी तथा पाश्चात्य विज्ञान और मानविकी पढ़ाई जाती थी। सरकार ने कलकत्ता, आगरा और बनारस में 3 संस्कृत कॉलेज स्थापित किए। इसे अतिरिक्त यूरोपीय वैज्ञानिक पुस्तकों का प्राच्य भाषाओं में अनुवाद करने के लिए भी अनुदान दिया गया। आंग्ल प्राच्य विवाद। लोक शिक्षा की समान समिति में 2 दल थे। एक दल प्राच्य शिक्षा समर्थक और दूसरा आंग्ल शिक्षा समर्थक। प्राच्य शिक्षा समर्थकों का तर्क था कि जहां रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां
इसके स्थान पर परंपरागत भारतीय भाषाओं एवं साहित्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर आंग्ल शिक्षा समर्थकों में शिक्षा के माध्यम को लेकर विवाद हो गया तथा वे दो धड़ों में विभक्त हो गए। एक धड़ा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाए जाने पर जोर दे रहा था, तो दूसरा धड़ा शिक्षा का माध्यम भारतीय अर्थात देसी भाषाओं को बनाए जाने का पक्षधर था। आंग्ल एवं प्राच्य शिक्षा समर्थकों के मध्य इस विवाद से शिक्षा के प्रोत्साहन का मुद्दा अप्रभावी हो गया तथा इसके कई दुष्परिणाम निकले। लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र 1835। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य लॉर्ड मैकाले ने आंग्ल दल का समर्थन किया। 2 फरवरी 1835 को अपने महत्वपूर्ण स्मरण पत्र में उसने लिखा कि सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। मैकाले ने कहा कि भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है। उसने भारतीय शिक्षा पद्धति एवं साहित्य की आलोचना करते हुए अंग्रेजी भाषा का पूर्ण समर्थन किया। मैकाले ने इन सुझावों के पश्चात सरकार ने शीघ्र ही स्कूलों एवं कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया तथा बड़े पैमाने पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। इस प्रकार सरकार जनसाधारण की शिक्षा को उपेक्षित करने लगी। सरकार की योजना समाज के उच्च एवं मध्य वर्ग के एक तबके को शिक्षित कर एक ऐसी श्रेणी बनाने की थी जो रक्त एवं रंग से भारतीयों को, परंतु अपने विचार, नैतिक मापदंड, प्रज्ञा एवं प्रवृत्ति से अंग्रेज हो। यह श्रेणी ऐसी हो कि यह सरकार तथा जनसाधारण के बीच दूरभाषीय की भूमिका निभा सके। इस प्रकार पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य का ज्ञान जनसाधारण तक पहुंच जाएगा। इस सिद्धांत को अधोगामी प्रवेशन सिद्धांत के नाम से जाना गया। थॉमसन के प्रयास। उत्तर पश्चिमी प्रांत आधुनिक उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन ने देसी भाषाओं द्वारा ग्राम शिक्षा की एक विस्तृत योजना बनाई। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले छोटे छोटे स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब केवल कॉलेजों में ही अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम रह गई। गांव के स्कूलों में कृषि विज्ञान तथा क्षेत्र मित्र जैसे उपयोगी विषयों का अध्ययन प्रारंभ किया गया। अध्ययन के लिए देसी भाषाओं को माध्यम के रूप में चुना गया। इस योजना के पीछे थॉमसन का उद्देश्य यह था कि नवगठित राजस्व तथा लोक निर्माण विभागों के लिए शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त एक शिक्षा विभाग का भी गठन किया गया। चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854। सर चार्ल्स वुड पश्चिमोत्तर प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1854 में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला चार्ल्स वुड का यह डिस्पैच भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित पहला विस्तृत प्रस्ताव था। इस डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशें थी। इसमें सरकार से कहा गया कि वह जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे। इस प्रकार अधोगामी प्रवेशन सिद्धांत कम से कम कागजों पर ही सिमट कर रह गया। इसने सुझाव दिया कि गांवों में देसी भाषाएं प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं। उनसे ऊपर जिला स्तर पर आंग्ल देसी भाषाएं हाई स्कूल तथा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसीज शहरों बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। इन विश्वविद्यालयों में एक कुलपति, एक सीनेट और उनके अति सदस्य होंगे। इन सभी की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी। ये विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करके तथा उपाधियां देंगे। इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया। इसने स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया तथा तकनीकी विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की। इस क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए इसने अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश भी की। कंपनी के 5 प्रांतों में एक एक निर्देशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग का कार्य था शिक्षा की उन्नति एवं उसके प्रचार प्रसार की समीक्षा करना तथा सरकार को प्रतिवर्ष इस संबंध में रिपोर्ट भेजना। इसने इस बात पर बल दिया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। इसने इस बात की घोषणा भी की सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार है। विकास। 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे तथा मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए तथा बाद में सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग का गठन भी कर दिया गया। 1840 से 1858 के मध्य स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों को सार्थक परिणत तथा मिली। जब J.D. बेथुन द्वारा 1849 में कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की गई। बेथुन शिक्षा परिषद काउंसिल ऑफ एजुकेशन के अध्यक्ष थे। मुख्यतः बेथुन के प्रयत्नों द्वारा ही कुछ महिलाएं पाठशालाओं की स्थापना की गई और उन्हें सरकार के अनुदान एवं निरीक्षण पद्धति के अधीन लाया गया। इसी काल में पूसा अर्थात बिहार में कृषि संस्थान
तथा रुड़की में अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई। चार्ल्स वुड द्वारा अनुमोदित विधियां एवं आदर्श लगभग 50 वर्ष तक प्रभावी रहे। इसी काल में भारतीय शिक्षा का तीव्र गति से पाश्चात्यकरण हुआ तथा अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गईं। इस काल में शिक्षण संस्थाओं में प्रधानाध्यापक एवं आचार्य मुख्यतः यूरोपीय ही नियुक्त किए जाते थे। ईसाई मिशनरी संस्थाओं ने भी इस दिशा में अपना योगदान दिया। धीरे धीरे निजी भारतीय प्रयत्न भी इस दिशा में किए जाने लगे। क्राउन के शासनाधीन शिक्षा का विकास। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का सम्राट या साम्राज्ञी को हस्तांतरण के पश्चात भारत की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कतिपय सकारात्मक कदम उठाए गए। हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 1883। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक योजनाओं की उपेक्षा कर दी गई। वर्ष 1870 से जब शिक्षा प्रांतों में स्थानांतरित की गई तो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की स्थिति और खराब हो गई, क्योंकि प्रांतों की सीमित संसाधनों के कारण इस दिशा में अपेक्षित व्यय नहीं कर पा रहे थे। 1882 में सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसका कार्य 1854 के पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों एवं उनकी प्रगति की समीक्षा करना था। हंटर आयोग की समीक्षा का कार्य केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था तथा विश्वविद्यालय के कार्यों से इसका कोई संबंध नहीं था। आयोग ने निम्न सुझाव दिए। सरकार को प्राथमिक शिक्षा के अनुसंधान और विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह शिक्षा उपयोगी विषयों तथा स्थानीय भाषा में हो। इसने सिफारिश की कि प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण नौ संस्थापित नगर और जिला बोर्डों को दे दिया जाए। इसने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड होने चाहिए, साहित्यिक विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तथा व्यवहारिक विद्यार्थियों के व्यावसायिक व्यापारिक भविष्य निर्माण के लिए। आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अतिरिक्त अन्य सभी शहरों, कस्बों एवं गांवों में स्त्री शिक्षा का पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया तथा उसे प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया। हंटर शिक्षा आयोग के सुझाव के आने के पश्चात अगले 20 वर्षों में माध्यमिक एवं कॉलेज शिक्षा का तीव्र गति से विस्तार हुआ तथा भारतीयों ने इससे सराहनीय योगदान दिया। अध्यापन एवं परीक्षा विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई, जिनमें पंजाब विश्वविद्यालय 1882 एवं कलकत्ता एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 प्रमुख थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में देश में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण था। निजी प्रबंध के तहत सरकार की धारणा यह थी कि शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है तथा शिक्षण संस्थान राजनीतिक गतिविधि क्रांतिकारियों को पैदा करने वाले कारखाने मात्र बनकर रह गए हैं। राष्ट्रवादियों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है, परंतु इसके लिए उन्होंने सरकार को दोषी ठहराया तथा आरोप लगाया कि सरकार अशिक्षा को दूर करने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठा रही है। सन 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में रैले आयोग गठित किया गया था, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों की स्थिति का आकलन करना तथा उनकी कार्यक्षमता एवं उनके संविधान के विषय में सुझाव देना था। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा इस कार्यक्षेत्र में सम्मिलित नहीं थी। इसकी सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालयों का अध्ययन तथा शोध पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विश्वविद्यालयों के अधिक सदस्यों की संख्या एवं अवधि कम की जानी चाहिए तथा यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि ये उप सदस्य मुख्य रूप से सरकार द्वारा मनोनीत हों। विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। सरकार की सीनेट द्वारा पास किए गए प्रस्तावों पर निषेधाधिकार अर्थात वीटो दिया गया। सरकार को यह अधिकार था कि वह सीनेट द्वारा बनाए गए नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन कर सकती थी। सरकार यदि आवश्यक समझे तो इस संबंध में नए नियम भी बना सकती थी। अशासकीय कॉलेजों में सरकार का नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया। उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयों के उत्थान के लिए 5 लाख रुपए की राशि प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए स्वीकृत की गई। गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया। कर्जन ने गुणवत्ता एवं दक्षता के नाम पर विश्वविद्यालयों में सरकारी नियंत्रण अत्यधिक कड़ा कर दिया, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रवाद के समर्थक शिक्षितों की संख्या को रोकना था, उन्हें सरकारी भक्त बनाना था। राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम की तीव्र आलोचना की तथा उसे साम्राज्यवाद को सुदृढ़ करने के एक प्रयास के रूप में देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अधिनियम राष्ट्रवादी भावनाओं की हत्या का प्रयास है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम की संज्ञा दी। शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913। 1906 में प्रगतिशील रियासत बड़ौदा ने अपनी पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर दी। राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार से पूरे ब्रिटिश भारत में ऐसी व्यवस्था करने का आग्रह किया। गोखले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य होने के नाते ने
1910 के अपने प्रस्ताव में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को उन क्षेत्रों में अनिवार्य करने का आह्वान किया जहां 6 से 7 वर्ष के कम से कम 35% लड़के शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। शिक्षा की लागत तय करने का भार राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरण पर छोड़ दिया गया। अनिवार्य शिक्षा शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु केंद्र सरकार के अधीन एक पृथक शिक्षा विभाग स्थापित करने की आवश्यकता और शिक्षा प्रगति की निगरानी एवं इसके लिए बजट रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक सचिव नियुक्त करने पर बल दिया। सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि इन सभी प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, जिस पर गोखले ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। हालांकि सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार के अधीन शिक्षा विभाग की स्थापना की गई और शिक्षा के लिए एक सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मुख्य मांग को नजरअंदाज कर दिया गया। गोखले ने तब मार्च 1911 में एक विधेयक पेश कर इस मुद्दे को उठाया, जिसमें चरणबद्ध तरीके से निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत करने की मांग की गई थी। हालांकि इस विधेयक को चयन समिति ने खारिज कर दिया था। केंद्र सरकार ने 1913 में शिक्षा नीति पर अपना संकल्प पेश किया। इस शिक्षा नीति पर 1913 के अपने प्रस्ताव में सरकार ने अनिवार्य शिक्षा का उत्तरदायित्व लेने से तो इनकार कर दिया, किंतु उसने अशिक्षा को दूर करने की नीति की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली तथा प्रांतीय सरकारों से आग्रह किया कि वे समाज के निर्धन एवं पिछड़े वर्ग को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इस दिशा में उसने अशासकीय प्रयत्नों को प्रोत्साहित किया तथा सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाना चाहिए। सरकार ने प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय की स्थापना तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य को प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया। महिलाओं की शिक्षा के संबंध में यह सुझाव दिया गया कि लड़कियों के लिए व्यवहारिक उपयोगिता का पाठ्यक्रम होना चाहिए और छात्राओं की परीक्षा को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। हालांकि महिला शिक्षकों और निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। साइडल विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 1919। वर्ष 1917 में भारत सरकार ने लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर M.E. सैल्डर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, जिसका कार्य कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन कर इसकी रिपोर्ट सरकार को देना था। यद्यपि यह आयोग केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही संबद्ध था तथा इसकी सिफारिशें भारत के अन्य विश्वविद्यालयों के संबंध में भी सही थी। इस आयोग ने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था का गहन अध्ययन किया। आयोग ने अनुमान लगाया कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना है तो इसके लिए पहले माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाना होगा। आयोग की सिफारिशें थी: स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। विद्यार्थियों को हाई स्कूल के पश्चात नहीं अपितु उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के पश्चात त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहिए। यह निम्न प्रकार से किया जाना चाहिए: विश्वविद्यालय स्तर के लिए विद्यार्थियों को तैयार करके उच्चतम माध्यमिक शिक्षा के पश्चात स्नातक की उपाधि के लिए त्रिवर्षीय शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। वे छात्र जो विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु जाने के लिए तैयार न हो, उन्हें कॉलेज स्तर की शिक्षा दी जानी चाहिए। माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए पृथक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का गठन किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों से संबंधित नियम बनाते समय कठोरता नहीं होनी चाहिए। एक विश्वविद्यालय को अलग अलग संबद्ध कॉलेजों के बजाय एक केंद्रीकृत संगठित आवासीय अध्ययन एवं स्वायत्त शिक्षण संस्थानों के रूप में कार्य करना चाहिए। महिला शिक्षा, अनुपयुक्त विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण को अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आगामी कुछ दशकों तक सैडलर आयोग की सिफारिशों ने शिक्षा के विकास पर बेहद प्रभाव डाला। 1916 से 1921 की अवधि में 7 नए विश्वविद्यालय गठित हुए। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और मैसूर विश्वविद्यालय, 1917 में पटना विश्वविद्यालय, 1918 में वर्तमान तेलंगाना के हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय, 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले मोहम्मडम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय और 1921 में ढाका विश्वविद्यालय वर्तमान बांग्लादेश में स्थापित की गई। आगे चलकर 1922 में दिल्ली विश्वविद्यालय, 1926 में आंध्र विश्वविद्यालय, 1927 में आगरा विश्वविद्यालय वर्तमान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और 1929 में अन्नामलाई विश्वविद्यालय तमिलनाडु में जैसे कई विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। अब तक शिक्षण डिग्री कॉलेज का कार्य था और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं था। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालयों का कार्य कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करना, परीक्षा आयोजित करना और डिग्री प्राप्त करना था। लेकिन उस समय शिक्षण विश्वविद्यालयों और आवासीय विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई थी। ऑनर्स पाठ्यक्रम की शुरुआत के साथ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। विभिन्न भारतीय भाषाओं का अध्ययन शुरू हो गया। उच्च अध्ययन और अनुसंधान की सुविधाएं भी दी गईं। विश्वविद्यालयों में
प्रोफेसर का पद सृजित किया गया। कलकत्ता और ढाका विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग खोला गया। विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन में सुधार हुआ। पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा एवं अनुसंधान जैसे मामलों को देखने के लिए अकादमिक परिषद का गठन किया गया। इससे विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक स्तर में सुधार करने में मदद मिली। 1925 में विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। पहली बार विश्वविद्यालयों में छात्र कल्याण एवं महत्वपूर्ण मामला बना और प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। हालांकि आयोग की सिफारिशें की उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त न होने और कई नई चीजें पेश करने के कारण आलोचना की गई। द्वैध शासन के अधीन शिक्षा। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया तथा सरकार ने शिक्षा संबंधी मामले पर सीधे तौर पर रुचि लेनी बंद कर दी थी। यद्यपि सरकार द्वारा शिक्षा विभाग को 1902 से दी जा रही सहायता उदारता पूर्वक जारी रही। वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रांतीय सरकारें शिक्षा संबंधी कोई महत्वपूर्ण योजना नहीं बना सकी, किंतु लोकोपकारी पुरुषों द्वारा शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रयास जारी रहे। हारटोग समिति 1929। शिक्षण संस्थानों की संख्या में मुख्य अंधाधुंध वृद्धि ने शिक्षा के स्तर को अनुवृत्ति को बढ़ावा दिया, जिसके पश्चात साइमन कमीशन द्वारा शिक्षा पर एक रिपोर्ट तैयार करने हेतु फिलिप हारटोग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति के रूप में हारटोग समिति का गठन किया गया। समिति के मुख्य निष्कर्ष और अनुशंसाएं इस प्रकार थी। प्राथमिक शिक्षा। समिति के अनुसार तत्कालिक प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में गंभीर कमियां थी। परिणात्मक प्रसार की दृष्टि से प्राथमिक विद्यालयों की संख्या पर्याप्त नहीं थी तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार करना आवश्यक था। प्राथमिक शिक्षा में बहुत निष्क्रियता और नुकसानदायक स्थिति थी, जैसा कि किसी भी स्तर पर बीच में ही बच्चों का पढ़ाई छोड़ देना एक नुकसान था, क्योंकि ऐसे बच्चों की शिक्षा पर किया गया व्यय एवं समय उसे साक्षर करने में विफल रहा था। बच्चों द्वारा विद्यालय छोड़ने के मुख्य कारण गरीबी, अज्ञानता, जातिगत अवरोध, धार्मिक रूढ़िवाद, मियादी रोग और कृषि में विफलता थी। निष्क्रियता का अर्थ बच्चों को एक से अधिक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक ही कक्षा में रोकना था। इसके कारण कई बच्चों को विद्यालयों से निकाल दिया गया। इसी प्रकार की निष्क्रियता का कारण अधिकतर विद्यालयों का संचालन केवल एक ही शिक्षक द्वारा किया जाना, शिक्षकों का सुयोग्य न होना, महिला अध्यापिकाओं की कमी, प्रायः विद्यालयों अल्पकालिक होना और विद्यालयों में निरीक्षण का अभाव था। राष्ट्र के लिए प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा के महत्व को समझाते हुए समिति ने अनुशंसा की कि सरकार को प्राथमिक विद्यालयों के नियंत्रण और निरीक्षण हेतु उत्तरदायी होना चाहिए। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष की होनी चाहिए। विद्यालय का समय और पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो उस क्षेत्र के परिवेश एवं परिस्थितियों के अनुकूल हो और पढ़ाए जाने वाले विषयों की छात्रों के लिए व्यवहारिक उपयोगी होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की गुणवत्ता पूर्व में सुधार के लिए पुनराश्चर्य पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम होने चाहिए। विद्यालयों के निरीक्षण में वृद्धि के साथ साथ उनकी दक्षता में भी वृद्धि होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों को सामुदायिक केंद्रों के रूप में कार्य करना चाहिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रौढ़ शिक्षा, चिकित्सा, राहत और मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान कर सके। माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा के दोषों में एक मुख्य दोष इसका अत्यधिक परीक्षा उन्मुख होना था तथा मैट्रिक की परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र अनुत्तीर्ण करने की अनुशंसा की। समिति का कहना था कि हाई स्कूल में वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत से छात्रों को लाभ होगा, क्योंकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अपनी पाठ्यक्रम चुन सकेंगे। समिति ने पाठ्यक्रम में औद्योगिक और वाणिज्यिक विषयों को शामिल करने की सिफारिश की। उच्च शिक्षा। यद्यपि समिति का ध्यान मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रित था, तथापि उसने उच्च शिक्षा की स्थिति का भी मूल्यांकन किया। समिति के मूल्यांकन में यह पाया गया कि उच्च शिक्षा का स्तर निम्न था। विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक थी और पुस्तकालयों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समिति ने यह सुझाव दिया कि संगठित और आवासीय विश्वविद्यालयों के अलावा संबद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय की पुस्तकालयों की स्थिति में सुधार तथा ऑनर्स विषय संबंधी पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए और छात्रों को उनकी योग्यता एवं अभिक्षमता के आधार पर प्रवेश किया जाए। समिति ने ऐसे विद्वान और उदार विचारों वाले व्यक्तियों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया जो उत्तरदायित्व को निभाने में सक्षम होंगे। महिला शिक्षा। महिला शिक्षा के संबंध में समिति ने यह सिफारिश की कि लड़के एवं लड़कियों की शिक्षा को समान महत्व दिया जाना चाहिए। लड़कियों के लिए और अधिक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए और माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में स्वच्छता, गृह विज्ञान तथा संगीत के विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा अध्यापन कार्य के लिए महिलाओं के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हार्टोग समिति की रिपोर्ट एक हद तक प्रभावी थी। हालांकि विद्यालयों के परिणाम स्वरूप वर्णनात्मक विस्तार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ तथा संबद्ध कॉलेजों की संख्या में भी वृद्धि हुई। शिक्षा पर शार्टेज योजना। भारत सरकार के शैक्षिक सलाहकार सर जॉन शार्टेज को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय शिक्षा के विकास के लिए एक ज्ञापन पत्र तैयार करने हेतु नियुक्त किया गया था। उनका ज्ञापन पत्र 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को सौंपा गया। उनकी रिपोर्ट ने शिक्षा की तत्कालीन स्थिति का विश्लेषण और भारत में शैक्षिक विकास के लिए एक दीर्घकालिक योजना प्रदान की। इसने शिक्षा प्रणाली की पुनर्संरचना की दिशा में निर्देशित कार्यक्रमों और योजनाओं का विवरण दिया। इस योजना का उद्देश्य इसके आरंभिक 40 वर्षों के भीतर भारत में सार्वभौमिक साक्षरता लाना था। रिपोर्ट में दी गई मुख्य अनुशंसाएं इस प्रकार थी। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्री प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए, जिसका उद्देश्य बच्चों को सामाजिक अनुभव देना है। इस नर्सरी स्कूलों में काम करने वाले अध्यापिकाओं को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए सार्वभौमिक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। इस समूह को 2 चरणों में विभाजित किया जाए, अर्थात जूनियर बेसिक 6 से 11 वर्ष और सीनियर बेसिक 11 से 14 वर्ष। इस स्तर पर शिक्षा का मूल सिद्धांत गतिविधि के माध्यम से सीखना होना चाहिए। इसके तहत स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल कुछ बुनियादी शिल्प या शिल्पों सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए। सीनियर बेसिक स्तर की गतिविधियों में शारीरिक प्रशिक्षण और संगठित खेलों को शामिल किया जाना चाहिए। उच्च विद्यालय शिक्षा के लिए चयनित 11 वर्ष के छात्रों की शिक्षा अवधि 6 वर्ष होनी चाहिए। चयनित छात्रों को अवश्य ही औसत क्षमता से अधिक तथा असमान अभिक्षमता वाला होना चाहिए। इन छात्रों से शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी होगी और गरीब छात्रों को भी छात्रवृत्ति मिल सकती है। इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च विद्यालयों में 2 वर्ग बनाए जाते थे, शैक्षणिक और तकनीकी व्यावसायिक। शैक्षणिक वर्ग के दायरे में उच्च विद्यालयों में आने वाले पूर्ण रूप से कला एवं विज्ञान की शिक्षा, जबकि तकनीकी वर्ग के दायरे में आने वाले विद्यालयों में अनुपयुक्त विज्ञान और औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विषयों का शिक्षण प्रदान किया जाएगा। दोनों वर्गों के पाठ्यक्रम में कला एवं संगीत शामिल होंगे और सभी लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। सभी उच्च विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषी होगी, जबकि अंग्रेजी दूसरी अनिवार्य भाषा होगी। छात्र 14 वर्ष की उम्र तक स्कूल नहीं छोड़ सकते थे। जहां तक विश्वविद्यालय की शिक्षा का प्रश्न है, चयन की उपयुक्त पद्धति के अभाव में बहुत से छात्रों जो इसके लिए उपयुक्त नहीं थे ने विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रवेश लिया। परीक्षाओं को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। इन परिस्थितियों में उच्च माध्यमिक परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय डिग्री का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होना चाहिए। मौजूदा माध्यमिक इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम को समाप्त करना, विश्वविद्यालय शिक्षा मानक में सुधार और प्रवेश पद्धति में परिवर्तन किया जाना चाहिए, ताकि योग्य छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को पूरा किया जा सके। गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। शिक्षकों को सक्षम होना चाहिए और उनकी सेवा शर्तों में सुधार होना चाहिए। स्नातकोत्तर अध्ययन और सैद्धांतिक प्रायोगिक अनुसंधान में एक उच्च मानक पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। विभिन्न विश्वविद्यालयों की गतिविधियों के समन्वय के लिए इंग्लैंड की विश्वविद्यालय अनुदान समिति की तर्ज पर एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की जानी चाहिए। शार्टेज रिपोर्ट ने कई अन्य सिफारिशें भी की, जैसे 20 वर्ष में वयस्क निरक्षरता को पूरी तरह से समाप्त करना, वयस्क शिक्षा में समान या तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा शामिल होगी, न कि केवल साक्षरता। स्कूलों में छात्रों स्वास्थ्य परीक्षण, शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षा और रोजगार कार्यालयों की स्थापना। शार्टेज योजना कई भारतीय शिक्षाविदों को स्वीकार नहीं थी, जिन्होंने यह महसूस किया कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए 40 वर्षों की अनुमानित अवधि बहुत लंबी थी। योजना को लागू करने की लागत भी बहुत अधिक लग रही थी। भारत में शिक्षा प्राप्ति के समान स्तर का निर्माण करने के विचार, जो इंग्लैंड में प्रचलित था, को भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त होने के अलावा काल्पनिक और अव्यवहारिक माना गया। कोई भी दूरदर्शी कह सकता है कि यह योजना यथार्थवादी थी और इसके कई अच्छे बिंदु थे, लेकिन योजना अपने समय से आगे की परिकल्पना प्रतीत हो रही थी। देसी भाषाई या स्थानीय शिक्षा का विकास। 19वीं शताब्दी तक देसी भाषाई शिक्षा राज्यों का मामला था। यह मुख्यतः स्थानीय समृद्ध जमींदारों की दया पर निर्भर थी। 1935, 1936, 1938 बंगाल एवं बिहार में देसी भाषाई शिक्षा से संबंधित विलियम
एडम्स की रिपोर्ट में इसकी अनेक खामियों पर प्रकाश डाला गया। 1943 से 1953 उत्तर पश्चिमी प्रांत आधुनिक उत्तर प्रदेश के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स जोनाथन के अनुप्रयोग पर इस प्रांत की प्रत्येक तहसील में एक सरकारी विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने तथा देसी भाषाई विद्यालयों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एक समान विद्यालय खोलने की योजना बनाई गई। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने अपने प्रसिद्ध स्मरण पत्र में देसी भाषाई शिक्षा को सशक्त वकालत की। 1854 में चार्ल्स वुड के डिस्पैच में देसी भाषाई शिक्षा के संबंध में निम्न प्रावधान दिए गए। स्तर में सुधार, सरकारी संस्थानों द्वारा निरीक्षण तथा शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक समान स्कूलों की स्थापना। 1854 से 1871 तक सरकार ने माध्यमिक एवं देसी भाषाई शिक्षा के लिए कुछ कदम उठाए। इस काल में देसी भाषाई स्कूलों की संख्या में 5 गुना वृद्धि हुई। 1882 हंटर आयोग ने सुझाव दिया कि सरकार को देसी भाषाई शिक्षा के उन्नयन एवं प्रसार के संबंध में विशेष कदम उठाने चाहिए। जनसाधारण की शिक्षा को स्थानीय शिक्षा के माध्यम से ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 1904 शिक्षा नीति ने स्थानीय शिक्षा के विकास एवं इसके लिए और अधिक धन दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। 1829 में हार्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा की अंधकारमय तस्वीर प्रस्तुत की। 1837 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने देसी भाषाई विद्यालयों को प्रोत्साहित एवं समर्थन प्रदान किया। तकनीकी शिक्षा का विकास। 1857 में रुड़की में अभियांत्रिकी महाविद्यालय की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई तथा 1856 में कलकत्ता अभियांत्रिकी महाविद्यालय अस्तित्व में आया। 1858 में पूना के ओवरसियर्स स्कूल का दर्जा बढ़ाकर उसे पूना इंजीनियरिंग कॉलेज में बदल दिया गया तथा उसे बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया। गुडक्की इंजीनियरिंग कॉलेज को मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया। 1835 में कलकत्ता में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से चिकित्सा शिक्षा का शुभारंभ हुआ। लॉर्ड कर्जन ने विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे अभियांत्रिकी, चिकित्सा, कृषि एवं पशु चिकित्सा इत्यादि के उन्नयन एवं प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके प्रयत्नों से ही पूसा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई। इस महाविद्यालयों ने देश के अन्य भागों में स्थापित कृषि महाविद्यालयों के लिए संरक्षक की भूमिका निभाई। अंग्रेजों की शिक्षा नीति का मूल्यांकन। सीमित रूप से ही सही, लेकिन सरकार ने आधुनिक शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किंतु इस संबंध में लोकोपकारी भारतीयों के प्रयास ज्यादा सराहनीय थे। सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु उठाए गए कदम निम्न कारणों से प्रभावित थे। प्रबुद्ध भारतीयों द्वारा आधुनिक शिक्षा के संबंध में किए गए प्रदर्शन, ईसाई मिशनरियों एवं मानवतावादी नौकरशाह प्रशासन के निम्न स्तरीय पदों हेतु भारतीयों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने की योजना तथा इंग्लैंड के व्यापारिक हितों को पूरा करने की आवश्यकता। इसीलिए सरकार ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का ज्यादा जोर दिया। सरकार की यह उम्मीद कि शिक्षित भारतीय इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं की मांग को बढ़ाने में सहायक होंगे। सरकार की यह अभिलाषा थी कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रयास से भारतीय अंग्रेजी रंग में रंग जाएंगे तथा इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को स्थायित्व मिलेगा। साथ ही यह शिक्षा ब्रिटिश विजेताओं तथा उनके प्रशासन का महिमा मंडल करेगी। इस प्रकार अंग्रेजों की योजना थी कि वे भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षा का प्रयोग कर अपनी सत्ता को भारत में सुदृढ़ एवं स्थायी बना देंगे। भारतीय शिक्षा की परंपरागत पद्धति से धीरे धीरे प्रशासनिक कर्मचारियों की मांग में गिरावट आ रही थी। विशेष रूप से 1844 के पश्चात, जब यह स्पष्ट हो गया कि सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले भारतीयों को अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है। जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा करने से देश में निरक्षरता में तेजी से वृद्धि हुई। जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि 1911 में निरक्षरता का प्रतिशत 84 था, जो 1921 में बढ़कर 92 हो गया। निरक्षरता में वृद्धि में मुट्ठी भर शिक्षित भारतीयों एवं जनसाधारण के बीच भाषाई एवं सांस्कृतिक खाई चिंताजनक रूप से चौड़ी हो गई। इसके अलावा शिक्षा का प्रसार असमान था। कुछ समुदाय और प्रदेश इसमें लाभान्वित हुए, जबकि अन्य इससे अछूते ही रह गए। शिक्षा व्यवस्था को महंगा कर दिया जाने से यह आम भारतीयों की पहुंच से दूर हो गई तथा उच्च एवं धनी वर्ग तथा शहरों में निवास करने वाले लोगों का इस पर एकाधिकार हो गया। अंग्रेजों ने महिला शिक्षा की पूर्ण रूपेण उपेक्षा की, क्योंकि सरकार समाज के रूढ़िवादी तबके को नाराज नहीं करना चाहती थी तथा तत्कालीन उपनिवेशी शासन के लिए यह किसी प्रकार से फायदेमंद भी नहीं थी। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की भी उपेक्षा की गई। 1857 के अंत तक देश में केवल 3 चिकित्सा महाविद्यालय कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास थे।
अभियांत्रिकी महाविद्यालय रुड़की में भी केवल एक था, जिसकी स्थापना यूरोपीय एवं यूरेशियाई लोगों को इंजीनियरिंग की शिक्षा देने के लिए की गई थी, न कि भारतीयों को। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।